कि माया और वामन मेश्राम का अफेयर है। माया बगाटे का भी चरित्रानंद कर रहे हैं, मेरा भी उसके साथ चरित्रानंद हो रहा है। बदनाम विलास खरा तो किया जा रहा। निशा मेश्राम मैडम ने यह भी कहा था, ये जो बच्चा है ये वामन मेश्राम का है। वामन मेश्राम मुझे, मेरी माँ को और विलास खरात को मरवा रहा है। तो निशा मेश्राम मैडम ने पहले ही मुझे निकालने की धमकी दिया था और निशा मेश्राम मैडम संगठन तोड़फोड़ करने वाले का समर्थन दे रही है। 2-3 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की कि वामन मेश्राम जी मुझे माया बगाटे को मिलने नहीं देना चाहते। यार है ये, अगर दोनों एक हो जाएंगे तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। या चरित्र को लेकर जो उंगलियां उठा रहे हम उसका जवाब देंगे। शादी रचाने वाले मेश्राम साहब भी मुझे कहती है मेरी बला से मर जा। शर्म लग रही है कि मैं इस आदमी के साथ 22 वर्ष क्यों बिताया जो किसी महिला का, लड़की का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। लाइव आने की मूल वजह यह है कि कुछ गॉसिप चल रहे हैं या कुछ गॉसिप अफवाहें फैलाई जा रही है और योजनाबद्ध तरीके से वो फैलाई जा रही और संगठन के पदाधिकारियों को जानबूझकर संभ्रमित किया जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले क्यों बोला जा रहा है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से क्यों बोला जा रहा है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही कार्रवाई की जा रही है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही कार्रवाई की जा रही है तो केवल मात्र मैंने नांदेड़ केस के सिलसिले में वीडियो जारी किया था और मैंने उसी समय कहा था कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्रिया करेंगे तो सच्चाई बताने के लिए मैं सामने आऊंगा। जैसे कि परसों उन्होंने क्रिया की है, विलास खरात तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये मुझ पर आरोप लगाया है और माया बगाटे निर्दोष है, ये भी उन्होंने टिप्पणी की है। अगर माया बगाटे निर्दोष है तो विलास खरात कैसे दोषी है, सवाल है। गॉसिप फैलाई जा रही है चरित्रहनन की। लोग मुझे कई सारे सवाल कर रहे हैं उन गॉसिप को आधार बनाकर। मेरे हिती चिंतक, मेरे दोस्त इन गॉसिप पर यकीन नहीं कर रहे हैं, मगर सभी लोगों के मन में, इंडिया में और इंडिया के बाहर के भी लोगों में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि विलास खरात जैसे 22 साल पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर रहे व्यक्ति को संगठन से आखिरकार क्यों निकाला जा रहा है, निकालने के पीछे क्या मंशा है। क्या बैठकर इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता था। मैं बाम से भारत मुक्ति मोर्चा तमाम ऑफिसर विंग के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सैल्यूट करता हूं कि वो इस उम्मीद पर है कि इस मामले को सुलझाया जाए। विवाद नहीं होना चाहिए, मगर आनन फानन में, जल्दबाजी में मुझको इसीलिए निकाला गया ताकि मैं ही सच्चाई लाऊंगा। अंदर रहते हुए भी सच्चाई आने वाली है, बाहर निकाल दिया जाएगा तो बदनाम कर दिया जाएगा और बदनाम करने वाला दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो लोग उसकी बातों को यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। एक तरफ माया बगाटे का भी चरित्रानंद कर रहे हैं, मेरा भी उसके साथ चरित्रानंद हो रहा है, और दूसरी तरफ माया बगाटे निर्दोष है यह भी बताया जा रहा है तो कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ दोनों का चरित्रानंद हो रहा है, दूसरी तरफ माया बगाटे निर्दोष है ऐसी पोस्ट डाली जा रही है, तो विलास खरात कैसे दोषी है। साथियों को जानना समझना चाहिए नेचुरल जस्टिस किसे कहते हैं। तानाशाही रवैयों को नेचुरल जस्टिस नहीं कहा जा सकता। हमारा पक्ष है, हमारा पक्ष सुनना चाहिए। जब हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा एक क्रूर मानसिकता से, क्रिमिनल मानसिकता से,
तो सच को उजागर करने के लिए हमें आगे आना होगा। जिस व्यक्ति ने मेरा पारिवारिक जीवन बर्बाद किया, मेरा सोशल लाइफ बर्बाद किया, मेरे जीवन में अघटित घटनाओं का निर्माता वही है, उसके बारे में मुझे बताना शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि सच को मुझे बताना होगा। एक चौथे व्यक्ति को कोरोना काल के दरमियान कच्छ में अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके लिए माननीय मेश्राम साहब ने मुझे वहां भेजा था। बाद में निशा मेश्राम मैडम और उनकी मां वहां आई थी। ग्राउंड पर कार्यक्रम था। ऐन वक्त पर ग्राउंड का कार्यक्रम कोरोना संक्रमण के भय से सरकार ने रद्द करवाए थे, गुजरात स्टेट ने। वो कार्यक्रम उन्हीं के मकान में लाइव दिखाया गया था। कार्यक्रम होने के पश्चात निशा मेश्राम मैडम ने खांसी हो रही थी, तो उन्होंने बताया मुझे भी चेक करना होगा। निशा मेश्राम मैडम और उनकी माताजी को चेक किया गया अस्पताल में, तो वो भी कोरोना संक्रमित थे। उस समय माननीय मेश्राम जी ने और मुकेश रंगीला ने उनके लिए गुजरात से, अहमदाबाद से वैन का प्रबंध करवाया। कच्छ से अहमदाबाद के लिए कोई कार्यकर्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर मेश्राम जी के खिलाफ और उनकी मिसेस के खिलाफ माहौल था। कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे उनको सवेरे तक अहमदाबाद लाया और अहमदाबाद से स्पेशल वैन का बंदोबस्त करके डॉक्टर मगन ससाने जी के शिरूर के अस्पताल में दाखिल किया गया, ताकि गुजरात गवर्नमेंट है उनके खिलाफ साजिश हो सकती है, ये ध्यान में रखकर उनके साथ वैन में वो मरीज है, उनके साथ में बैठकर डॉक्टर ससाने जी के अस्पताल में दाखिल किया। 2 या 3 दिन हो चुके थे। मेश्राम जी पूना भवन में थे। मुझे क्वारंटाइन करके रखा था मेरे निवास पर, और 2 या 3 दिन चले गए। माननीय निशा मेश्राम मैडम ने वो मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं ये बताकर लाइव स्ट्रीम वीडियो बनाया था, जिसमें माननीय वामन मेश्राम जी के चरित्र पर उंगलियां उठाई थी। उस समय मेश्राम जी ने मुझे फोन करके कहा, वेताल जी को कहा, आप उसके चश्मदीद गवाह हो, आप सच्चाई बयान करो, क्योंकि निशा मेश्राम मैडम ने यह भी कहा था कि वामन मेश्राम दूसरा राम है। वामन मेश्राम मुझे, मेरी मां को और विलास खरात को मरवा रहा है। मुझे भी लोग फोन करने लगे थे। उन्होंने कहा मेरी पारिवारिक लाइफ बर्बाद हो जाए तो भी चलेगा, संगठन बचना चाहिए। इसलिए मैं और वेताल जी ऑनलाइन आकर सच्चाई बताई। उसके पश्चात क्या हुआ? निशा मेश्राम मैडम ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें संगठन से जलील करके निकालूंगी। हमें यकीन था हमारे नेतृत्व पर, हमने रिस्क लिया। उनके पारिवारिक मामले में संगठन की बलि दी जा रही थी, हमने पहल करके संगठन नेतृत्व को बचाया। आगे क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में तोड़फोड़ चल रही थी। बीएमपी के लोग, वरिष्ठ नेता, स्टेट प्रेसिडेंट शरद पवार की एनसीपी पार्टी में दाखिल हो रहे थे। महाराष्ट्र के बामसेब के वरिष्ठ पदाधिकारी मुझे फोन कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है क्या, कल तक जो मेश्राम साहब के साथ है वो अचानक एनसीपी में क्यों चले गए। मैंने कहा मैं महाराष्ट्र में कार्य नहीं करता हूं, मैं नॉर्थ इंडिया में कार्य करता हूं, ज्यादातर मुझे मालूम नहीं। मगर उन लोगों ने कहा हम आपके ऊपर थर्स्ट करते हैं, ये क्यों जा रहे हैं। मुझे भी लगा कुछ गड़बड़ जैसी है, तो मैंने एक पोस्ट किया। पोस्ट का शीर्षक, पोस्ट का जो मैटर था वो इस तरीके से था, हमेशा उद्देश्य को प्राधान्य रखो।
भावनात्मक फैसले नहीं लेने चाहिए व्यक्तिवादी बनकर। हमेशा संगठन, उद्देश्य, नेतृत्व, विचारधारा को महत्व दो। और जो लोग चले गए उनके बारे में व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसे लोगों के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि के बजाय हार्दिक श्रद्धांजलि ऐसा शब्द प्रयोग किया। लोगों ने उसको खूब लाइक शेयर किया, लोगों ने कमेंट आए हैं, कार्यकर्ताओं ने इस बात को अप्रिशिएट किया। 2 घंटे के पश्चात निशा मेश्राम मैडम द्वारा पोस्ट डाली गई, जिसने आज हार्दिक श्रद्धांजलि दी है, जिसने आज श्रद्धांजलि दी है, कल उसके लिए एडवांस में श्रद्धांजलि। ग्रहण ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तो निशा मेश्राम मैडम ने पहले ही मुझे निकालने की धमकी दिया था और उनके दूसरे इस कमेंट से कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया शुरू हुई कि मेश्राम साहब और खराज सर संगठन बचाने का काम कर रहे हैं और निशा मेश्राम मैडम संगठन तोड़फोड़ करने वाले का समर्थन दे रही है। उनके कमेंट को स्क्रीनशॉट किया और मराठी में कैप्शन डाला तोड़फोड़ करने वाले लोगों के द्वारा, कि मराठी में यह लिखा था, मैडम ने फारच जबरदस्त पाचर मार ले लिया है बुआ। विलास खराद अब बड़ा हो गया है, किताबें लिख रहा है, भाषण कर रहा है, वो हमारे नजर में खल रहा है। लोग उसको वामन मेश्राम जी का अल्टरनेट मान रहे हैं। मैं और मेरे पति ने ही उसको निकालने का प्लान किया है। मैं आभारी हूं उस महिला कार्यकर्ता का जिसने परसों मुझे जानकारी दी। तो मुझे निकालने के लिए अगर ये सारा प्लान चल रहा था और माननीय वामन मेश्राम जी निशा मेश्राम मैडम के कहने पर मुझे निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, क्या योजना थी, ये मुझे समझ में आ गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, निशा मेश्राम मैडम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी गलती पकड़ी गई या बहुत बड़ा क्राइम उनके हाथ से हुआ और जिसके खिलाफ उन्होंने क्राइम किया वो माया बगाटे यहां उपस्थित है। उसको उन्हीं की जबान से सुनना जानना जरूरी है। जहां बुद्धा का बर्थ हुआ, जहां शाक्य मुनि बुद्धा पैदा हुए, उसी पवित्र जगह पर, उसी स्तूप पर, उसी स्थान पर क्या घटित हुआ था ये जानना समझना जरूरी है। और इनके परिवार में जो झगड़ा हुआ निशा मेश्राम मैडम के करतूत के कारण हुआ, वामन मेश्राम जी ने निशा मेश्राम मैडम का पक्ष लेने के कारण हुआ और यहां इनके परिवार में बहुत बड़ा विवाद होने के कारण इनके मामा ने मुझे बुलाया, जबकि वामन मेश्राम जी मुझे माया बगाटे को मिलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको डर है अगर दोनों एक हो जाएंगे तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। ये सारी बातें उनके साथ आप बीती बातें बगाटे मैडम, माया मैडम बताएंगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो बताएं। और शादी क्यों किया ये जो सवाल किया जा रहा है या चरित्र को लेकर जो उंगलियां उठा रहे, हम उसका जवाब देंगे। साथियों, मैं कभी लाइव नहीं आई हूँ, ना ही मुझे सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट है कि मैं किसी के सामने आके कोई बात रखूं या कमेंट करूं। लेकिन कुछ दिनों से जो वाक्य घटित हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, जो कि मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं बताई है, कुछ जो पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी है उन लोगों को जानकारी होगी कि मैं आनंद बगाटे की एक विडो हूँ जो संगठन में काम करते करते शहीद हुआ है। उस शहीद की मैं पत्नी हूँ। मैं 2007 से कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करते आई हूँ और 2014 में मैंने एक फुल टाइमर से शादी करके खुद फुल टाइमर बनी हूँ मैं। लेकिन जब मेरे पति आनंद बगाटे की
दिसंबर 2015 को एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। उस दौरान उनकी और मेरी एक ही बात हुई थी, इतिहास बार बार तो नहीं दोहराएगा। मैंने तो उस पर बगाटी जी ने कहा इतिहास बार बार दोहराएगा। मैंने उस समय बगाटी जी से कहा जिस प्रकार से सविता कबीर ने बाबा साहब के साथ किया, मायावती ने काशीराम साहब के साथ किया, उसी प्रकार मेसराम साहब के साथ भी तो नहीं होगा। तो उस पर मुझे बगाटी जी ने कहा कि इतिहास बार बार दोहराएगा। मेसराम साहब जो है इतिहास से सबक सीख कर काम कर रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार के बगाटी जी और मेरे बीच में जो डायलॉग हुआ था वो बता रही हूँ। इसके बाद में बगाटी जी से मैंने ये भी कहा था जिस प्रकार से हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं उस प्रकार से मैं भी शहीद होंगी। तो बगाटी जी ने मुझे कहा तुम क्यों शहीद होगी, तुम्हारे बदले का मैं शहीद होऊंगा, तुम्हारे बदले का मैं मरूंगा, तुम्हें माता सावित्रीबाई, माता रमाबाई, माता जिजाऊ जैसे काम करना है। ये सब घटना, ये सब डायलॉग जिस दिन हम दोनों के बीच में हुआ उस दिन बगाटी जी पार्सल डालने गए और उसी दिन हमारी शादी को 1 साल 6 महीने हुए थे और उसी दिन केवल 3 मिनट रहे थे। तो बगाटी जी आए और कहा हुआ नहीं, मैंने उस दौरान कहा कि नहीं केवल 3 मिनट है। तो उस समय बगाटी जी गए, वो 3 मिनट आज 9-10 सालों में बदल गए, वो लौट कर नहीं आए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं संगठन में वापस काम करने के लिए आई। उसके पीछे का कारण है कि बगाटी जी और मेरा जो डायलॉग हुआ वो कारण है जिसकी वजह से मैं संगठन में वापस आई। नहीं तो कोई विधवा या कोई बहन या कोई बेटी संगठन में वापस या घर से बाहर कदम नहीं निकालती है। लेकिन मैं 1 महीना 10 दिन में संगठन में आके काम करने लगी, अपने आप को संभालने लायक नहीं थी। पापा ने, मम्मी ने, सबने मुझे कहा, भाइयों ने भी कहा कि माया तुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मेरे मामा ने भी कहा तुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सुनी। लेकिन जब लखनऊ में पहला प्रशिक्षण शिविर था, उस दौरान वो प्रशिक्षण शिविर में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, मैं डिप्रेशन में थी। उस समय पहली बार मेरा चरित्र हनन किया गया था, वो भी निशा मेसराम द्वारा। उसने मुझे मुंह पे बोला, मैंने उसको जवाब दिया। उसने मुझे कहा कि माँ तू पहले ऐसा नहीं रहती थी, आज इस प्रकार से रह रही है, आनंद था तब तो ऐसे नहीं रहती थी। तब मैंने उसे जवाब दिया, मेरे घर में खाने पीने की कमी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं संगठन में आई हूँ, क्यों आई हूँ, बगाटी जी और मेरा जो आखिरी का डायलॉग हुआ है उसकी वजह से मैं संगठन में काम करने के लिए आई हूँ। मैं नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आती। ये हम उस दिन पहली बार निशा मेसराम ने मेरा चरित्र हनन किया। मेसराम साहब ने मेरा मोरल हमेशा बढ़ाया, लेकिन एक महिला होती है, महिला का दर्द समझती है, लेकिन मेरा दर्द उस समय किसी ने नहीं समझा। मुझे दूसरों ने सहारा दिया, लेकिन उसने उस समय मुझे तोड़ के रख दिया था। जिस समय मुझे केवल 2 महीना हुआ था मेरे पति को जाके। यही नहीं, इसके अलावा भी मेरे साथ बहुत बार यानी कि चरित्र हनन को लेके बहुत सारी टीका टिप्पणी की। मुझे 2016 में 19 दिसंबर 2015 में मेरे पति आनंद बगाटी की मृत्यु हुई, वो भी एक्सीडेंट होने की वजह से वो शहीद हुए लखनऊ में। और उसकी वजह से वो होने के बाद में फरवरी माह में 1 महीना 10 दिन में वापस आई 2016 में ही मुझे पूना में भेजा गया। उस समय मैं इतना डिप्रेशन में थी, खुद को संभालने लायक नहीं थी, लेकिन उस दौरान भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाई गई। इसका सर दर्द देता है, इसको चक्कर आते हैं, इसकी शारीरिक हवस पूरी नहीं हो रही, इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा निशा मेसराम ने मुझे कहा। मैंने इसकी लिखित कंप्लेंट की और उसका मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है उसका। किसको की? मैंने मेसराम साहब के पास में वो लेटर दिया। मैं उस समय संभालने लायक भी नहीं थी। मैंने BM कामले, ज्योति बनकर इनको कहा मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सुसाइड कर लूं। मैं इस तरीके के आरोप सहन नहीं
कहा कि बेटा तुम क्यों रही हो, तुम आनंद करो, इस प्रकार से मुझे कहा गया। तो मैं उस समय भी अपने आप को संभालते संभालते मैं काम किया, काम करते रही। मैं कभी किसी को कुछ कहा नहीं, बाहर किसी को मैंने कभी किसी को कहा भी नहीं कि मैं किसी की विडो हूं या मैं क्यों। हर समय मैंने अपने काम से सिद्ध किया, मुझे प्रोत्साहन भी दिया गया जो हमारे सीनियर है उनके द्वारा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, अभी मैं ज्यादा दूर ना जाते हुए मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, अगर मैं बताने जाऊंगी तो पूरी रात हो जाएगी। अभी इसी साल की घटना बताऊंगी आपको। सीईसी मीटिंग थी, जो दिल्ली में पहली सीईसी मीटिंग थी, उस मीटिंग में इसके पहली वाली बताओ। सीईसी मीटिंग थी, उस दौरान निशा मेश्राम ये सभी लोग गढ़वाल भवन में वो मीटिंग थी। अच्छा। गढ़वाल भवन में वो मीटिंग थी। मैं किचन में गई, किचन में पानी लेने गई, उतने में निशा मेश्राम एकदम पीछे मुड़ी, उसने मेरे पेट को चाकू लगाया और मैंने कहा अरे आप ऐसे क्यों करी हो, मर जाऊंगी ना। मुझे कहती है मेरी बला से मर जा, छत पे से कूद जा, इस प्रकार के उन्होंने डायलॉग किए। मैंने कहा ऐसा करके आपको क्या हासिल होगा, तो वो मुझे कहती है तू शादी क्यों नहीं कर लेती है। मैंने उस समय कहा मैं एक शहीद की विधवा हूं, किससे शादी करना है शादी नहीं करना है ये मेरा अधिकार है, इतना के और मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा राइट है, मैं किसी के दबाव में आके शादी नहीं करूंगी। इस प्रकार से मैंने उन्हें कहा और निकल गई। यही वार्ता वहां पर नहीं थमी, उसके बाद भी उन्होंने कई बार भवन में आई। जिस दिन रानी की मृत्यु हुई उस दिन निशा मेश्राम, बीके केनिया, पुखराज और भी हमारे हेमसिंह राहुल, मेश्राम साहब भी जस्ट सीढ़ी गेट के पास ही खड़े थे। निशा मेश्राम मुझे कहती है तू मरी नहीं अभी तक, जिंदा है, इस तरीके का उन्होंने कहा। मैंने उनको इग्नोर करके मेश्राम साहब को लेटर देके मैं अंदर चली गई। और उसी दिन रवीन रानी की मृत्यु हो गई। उनका जिस दिन बर्थडे था निशा मेश्राम जी का, उस दिन भी उन्होंने मुझे इसी प्रकार का कहा तू मरी नहीं अभी तक, जिंदा है, मर जा जाके, नहीं तो एक दिन मैं ही तुझे मार दूंगी। मैंने ये सभी बातें, एक एक बातें मैंने डीआर ओहल सर को बताई, मैंने खरा सर को बताई, ज्योति बनकर को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और मैंने यही सब बातें मेश्राम साहब को भी बताई। लेकिन मैंने मेरे घर वालों से कभी शेयर नहीं की, कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उनका संगठन के प्रति और मुझे लेके बहुत सिक्योर थे। लेकिन आज जो समाज में कार्यकर्ताओं के बीच में जो बदनामी हो रही है, उस बदनामी की वजह से आज मुझे लाइव आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, उसके पीछे भी कारण है। नेपाल में जो प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, उस प्रशिक्षण शिविर के मैनेजमेंट की पूरी जवाबदारी मेरे पास थी, डॉक्टर विलास खरा सर के पास थी और माननीय डीडी अंबानी जी के पास में थी। लेकिन सभी चीज का चार्ज मैं देख रही थी, क्योंकि वामन मेश्राम साहब को इन सभी चीजों के बारे में अपडेट देना, निर्णय लेना और उस काम करवाना, ये सभी जिम्मेदारी मेरे पास थी और उसी हिसाब से किया भी। मैं एक लड़की होके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी को अंजाम दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? उसके बदले में मुझे 22 सितंबर 2024 को थप्पड़ पड़ा, पिटाई की, थप्पड़ पड़ा यानी मेरी पिटाई की। दोष क्या था मेरा किसके कि मैंने, सबके सभी थे वहां पे, भोपाल के लोग थे, एमपी के लोग थे, कसाई होटल में की, वो भी जापानीज होटल है। मेरा दोस्त क्या था कि मैं लड़की होके वहां पर मैनेजमेंट का काम देख रही थी। मेश्राम साहब, पहले निशा मेश्राम और उसकी माँ, वो दोनों आई, पीछे जस्ट मेश्राम साहब थे,
उसने आई और कहा तू चाहती क्या है, आके मुझे पीटने लगी। मैंने मेसराम साहब को आवाज दिया, साहब तुरंत गाड़ी में जाके बैठ गए। ये सब घटना देखी, मैंने आजू बाजू देखा और मैं एकदम भागते हुए गई और वहां रोने लगी मैं कि मेरा दोष क्या था, मेरा कसूर क्या था। मैं लड़की होके काम कर रही हूँ, उसका मुझे प्रोत्साहन मिला है। उतने में डॉक्टर विलास खरात जी आए और मुझे समझा रहे हैं, मैडम ऐतिहासिक जगह है, मैडम यहाँ पर इस तरीके से आप तमाशा मत कीजिए। मैंने उनसे भी यही कहा था, मेरा दोष क्या है, क्या कसूर था मेरा जो उसने मुझ पर हाथ उठाया, क्या गुनाह किया था मैंने। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब नेपाल गए थे 1956 में, उस दौरान सविता कबीर ने भी ये इसी तरीके की वारदात की थी। उसने कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता की बीबी के साथ में बदतमीजी की, झगड़ा किया। बाबा साहब वहां से निकले और वहां इंडिया आने के बाद उनकी हत्या हो गई। यही सब बात मैंने डॉक्टर विलास खरात को कहा, आप मुझे मत बताओ, मैं लोगों को समझाती हूँ, लोगों को मोटिवेट करके संगठन से जोड़ती हूँ, तो आप ये बातें मुझे मत बताओ। वही घटना, इतिहास फिर वही दोहराया। उस समय सविता कबीर ने किया, इस समय निशा मेसराम ने मेरे साथ में किया। उस समय मैं रोई, मैं सुसाइड करने वाली थी। मेरे घर के एक व्यक्ति को नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ, ना मेरी मम्मी को पता था, ना बहन को पता था, न किसी को, केवल पता था मेसराम साहब को। वहां पे जो विशाल बाबू, गौतम, मनोज जयगढ़ी, ये 4-5 जो लोग थे, उन सभी लोगों को डीडी अंबादे जी को भी बताया। उस समय भी उन्होंने चरित्र हनन किया मेरा। गलती क्या, केवल लड़की होके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैनेजमेंट कर रही थी। मुझे हर चीज परोसी हुई नहीं मिली है, संघर्ष करके मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंची थी मैं। और यही नहीं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे मोटिवेट किया जा रहा था, मैडम आप शांत रहिए, शांत रहिए। मैंने डॉक्टर विलास खरात को कहा, मैं आई जरूर हूं, मैं मैनेजमेंट देखूंगी, मैं यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को मैं सक्सेस करूंगी, लेकिन यहां से जाऊंगी मैं अकेली नहीं, मुझे कंधों पे लेके जाना होगा तुम लोग को। इस तरीके का मैंने उस दिन डॉक्टर विलास जी को कहा। यही सब बातें मैंने डॉक्टर विलास खरात ने साहब को बताई। साहब ने मुझे दोपहर के समय प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, लंच ब्रेक में उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कहा मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली है। मैंने कहा ये सही है, मैं करने वाली थी, मेरे साथ जो हुआ है वो अमानवीय है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे कोई पापा नहीं है, मेरे कोई पति भी नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा साथ में है, ना बहन थी मेरे साथ में, लेकिन फिर भी मेरे साथ में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अकेली थी वहां पे। हम संगठन में हर किसी को साथ सहयोग करने की बात करते हैं। मैंने कभी किसी के सामने यह नहीं बताया कि मैं कमजोर हूं या मेरे साथ कभी कुछ हुआ है, कभी किसी के सामने मैंने यह नहीं, केवल काम से सिद्ध किया। लेकिन उस समय मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। ये सब बातें मैंने मेसराम साहब को बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेसराम साहब ने कहा कि तू बहादुर है, तू एक लेटर लिख के दे, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। इस तरीके का लेटर मैंने उसी दिन लिख के दिया 24 सितंबर को। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 सितंबर को पूरी तैयारियां होने के बाद में मैंने पूरा मैनेजमेंट देखा। रात के 11, 12, 1 बजे तक कहीं पे कमियां खामियां हैं क्या, ये सब चीजें देखी मैंने। लेकिन उसके बाद भी 28 सितंबर को माननीय मनोज जयगढ़ी नेपाल के, उन्होंने हम सभी के लिए दावत रखी थी। उस दावत में उस जगह पे मैं भी गई थी। पहले मेसराम साहब, निशा मेसराम और उनकी माँ हंसा नंदेरिया, वो भी वहां पर उपस्थित थी। वो लोग खाना खाने लगे और हम लोग बाद में वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, हमारी उस रेस्टोरेंट के मालिक से चर्चा होने लगी, परिचित होने की वजह से। तो वहां पर निशा मेसराम तुरंत उठ के गई और बाहर निकली। मेसराम साहब भी खाना खा के बाहर निकले। निशा मेसराम वापस आई, मुझे कहती है तू मरी नहीं अब तक, तू मर क्यों नहीं जाती है, तू चाहती क्या है,
तुझे संगठन छोड़ने के कितने पैसे चाहिए, तू कीमत बता तेरी। मेरी एक विधवा की इतनी कीमत है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी मेरी कीमत लगा रही। मेरी कीमत क्या है? अगर कोई ब्राह्मण लगाता तो मुझे समझ में आता कि तेरी कीमत क्या है, लेकिन मेरी कीमत पूछी जा रही। मैं ये नहीं समझ पाई कि मैंने ऐसा क्या किया। संगठन में काम करते करते अपने पति को गवा दिया 22 साल की उम्र में। क्या ये मेरा कसूर था? इस वजह से मेरे साथ में ये किया गया। वहां से मैं ये सब होने के बाद में मेसराम साहब ने आवाज दिया, निशा निशा नहीं आई तो उसको तो झापड़ मार के बाहर लेके गए। उसी दिन हम सभी लोग लखनऊ के लिए हम लोग गाड़ी से निकले, जिसमें शरद मौर्य, मैं, डॉक्टर विलास खरान और अपना हमारा ये अंबेडकर नगर का प्रमोद कुमार, हम ऐसे 4 लोग थे। लखनऊ से हम 3 लोग यहां पर आए दिल्ली कार्यालय। वहां आने के बाद मैंने मेरी बहन के लिए, मेरे घर में कोई छोटा नहीं है, मेरी बहन है जो साथ में रहती मम्मी के, तो उसके लिए मैंने नेपाल से कुछ सामान नहीं लिया। इस वजह से मैं दिल्ली ऑफिस के कुछ ही दूरी पे डीमार्ट है, वहां पर सामान लेने गई मैं। और खराज सर को भी कुछ सामान लेना था, तो वो भी कुछ सामान लेने के लिए उस डीमार्ट में गए। लेकिन वहां से लौटने के बाद मुझे फोन पे फोन आते हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो? मैंने कहा मैं सामान लेने के लिए आई हूँ। मुझे ये सब कहकर मुझसे लेटर लिखवाया, तुम्हें अभी के अभी भोपाल निकलना है, पूरा सामान लेके निकलना है। मैंने यही कहा कि ट्रेन नहीं है, मैं कल निकल जाऊंगी। लेकिन कहा नहीं, तुम्हें किसने कहा? अभी वो भी ही बताओ ना। मेसराम साहब ने ही कहा था मुझे तुम्हें निकलना है। मैं रात के 12 बजे मैं ऑफिस से निकली, रोते हुए निकली मैं। चांद मोहम्मद, परविंदर प्रताप, ये लोग मुझसे पूछ रहे मैडम क्यों रो रही हो आप? मैंने उस दौरान कहा मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताया मैंने कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कुछ भी नहीं। मेरा कसूर क्या था? मैं बिना बताए केवल कुछ ही कदम की दूरी पे डीमार्ट में गई थी, और यही सब बातें जो मैं घर वालों से छुपाते हुए आई, किसी को नहीं बताया, वो आज मामा जी के माध्यम से, अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताया जा रहा है। घर में मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं, कल से परेशान हैं कि क्या चल रहा है। आज मेरे पापा होते तो कोई मुझे चूक करके भी नहीं बोलता, लेकिन ना होने की वजह से, इन सब लोगों की करतूतों की वजह से आज मुझे सब लोग बोल रहे। मेरा पूरा परिवार परेशान है, मेरे पूरे खानदान के लोग परेशान है। फोन आ रहे हैं गांव से, भोपाल से, अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी, कि क्या हुआ है, क्यों सुसाइड करने वाली है। मैं वहां से आने के बाद में जब B.R. राहुल जी को पता चला, उन्होंने मुझे कहा तू संगठन छोड़ दे, संगठन छोड़ दे, मैं तुझे लेटर बताता हूँ, वो लेटर टाइप करके दे, तू क्यों ऐसी जलील की तरह तू संगठन में जी रही है, मान सम्मान स्वाभिमान है या नहीं है। इस तरीके से और गुरुजी ने कहा मुझसे। तब भी मैंने उनका ना सुनते हुए सब सुना। मैंने ये सब बातें मैंने मेसराम साहब को बताई। मुझे ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मुझे कह रहे हैं, ये सब जानकारी दी मैंने। इतना सब बताने के बाद, ये करने के बाद फिर भी मैं संगठन में वापस आई। संगठन में मैंने काम किया और करते हुए आई हूं मैं, कभी नहीं। लेकिन आज मेरा इच्छा मरण वाला संदर्भ क्या है? इच्छा मरण वाला संदर्भ यही है कि मैं वहां से आई, मुझे वो जीने नहीं दे रहा। जो नेपाल में मेरे साथ घटना हुई, कभी मेरे माँ बाप ने मुझे चू करके नहीं कहा, लेकिन आज मुझे नेपाल से बेइज्जत करके मुझे भगाया गया। नेपाल तो छोड़िए, मुझे न्याय की उम्मीद थी। मैं नेपाल से दिल्ली आई, दिल्ली से मुझे रात के 12 बजे
भोपाल के लिए भेजा गया, जहां ट्रेन की सुविधाएं नहीं थी, बस नहीं थी। पूरी रात मैंने रेलवे स्टेशन पे काटी। ये सब मेरे घर के लोग आज मुझे कह रहे हैं, तेरे घर के लोग, अगर तू संगठन में काम करती है, महिला हो के तेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब बातें भी मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन ओहल गुरुजी को यह पता चला। उन्होंने मुझे कहा, मैं उनको पिता तुल्य मानती हूं, मैं हर चीज में। उन्होंने मुझे कहा, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरा यूज किया जा रहा है। बीबी ने तुझे नेपाल में पीटा, पति ने रात के 12 बजे तुझे ऑफिस से भगाया, मुझे इस तरीके से, तू रिजाइन दे, लेटर लिख के दे, तू, मैं बताता हूं तुझे लेटर, ऐसा मुझे ओहल गुरुजी ने कहा। लेकिन फिर भी मैंने उनमें से किसी का भी नहीं सुना। ना सुनने का कारण आज मुझे पता चल रहा है, मैं अगर उस समय लिख के देती या संगठन में छोड़ देती, तो आज मेरी इतनी राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी नहीं होती। उस बदनामी की वजह से मेरे घर के लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरी मम्मी जो मेरी एक बात ये नहीं करती थी, आज वो मुझे लेके अनसिक्योर है। मेरे घर पे 8-10 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया जा रहा है। मेरा शुगर, मेरी एज कोई ज्यादा नहीं है, 33 है, लेकिन मेरा शुगर अभी दिन ब दिन ये जो घटनाएं हो रही है, उस वजह से मेरा शुगर 236, 224 इस तरीके से हो रहा है। मुझे कॉल कर करके परेशान किया जा रहा है। इतना मैं खा भी नहीं पा रही, चक्कर आके कब गिर जा रही मुझे पता भी नहीं चल रहा है। ये सभी घटनाएं मेरे घर वाले देख के, पत्र दिया उसका क्या जवाब आया, ये इम्पोर्टेंट है ना। मेरे किसी पत्र का कोई जवाब नहीं आया है सर, मेरे किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं आया है, ना ही किसी ने कुछ दिया है। दत्तक लिया क्या मैटर है? वो इसी चीज को ध्यान में रख के किया गया है और कुछ नहीं है। मतलब वो ड्रामा है या सच्चाई है? ये तो मेसराम साहब ही, सच्चाई बताओ। मैं अभी तक मैंने ये जो घटनाएं बताई है, इन सब से सब आकलन निकाल सकते हैं कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसने क्या ड्रामा किया ये बताने के लिए मैं लाइव नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे परिवार की इज्जत रास्ते पे मारकर मैंने अपने पति को खोकर जो कमाया, वो नहीं लगता मैंने कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि आज उसी की पत्नी की इज्जत कार्यकर्ताओं के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर पत्रों के माध्यम से नीलाम की जा रही है। तो मैं कैसे कहूं कि मैंने कुछ कमाया है? किस हक से कहूं मैंने कमाया है? मेरी मेसराम साहब के माध्यम से मैं कहीं जाती भी हूँ, मेसराम साहब को एक एक जानकारी देके जाती हूँ। मैं अगर मैं मोबाइल में रिचार्ज करवाने जा रही हूँ तो उनको बता के जाती हूँ मैं कि मैं रिचार्ज करवाने जा रही हूँ। जब डॉक्टर विलास खराज जी से 29 अक्टूबर को मेरी शादी हम करने वाले थे, ये जानकारी भी मेसराम साहब को दी गई थी कि खराज सर ने शादी का ये डेट बताई है, इस तारीख को हम शादी कर रहे हैं। उस समय भी उन्होंने मुझे इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है तुम करो शादी, विलास से उचित और कोई व्यक्ति नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने शादी करना चाहिए, अच्छी बात है। उस समय उन्होंने मुझे पैसे भी दिए कि बेटा जाओ, जाके शादी के लिए कपड़े लेके आओ। और मैं वहां से निकलकर 27 को निकलकर 28 तारीख को भोपाल आई। भोपाल आके कार्यकर्ताओं से शादी के मैनेजमेंट के लिए बात की मैंने। बात करने के बाद हम लोगों ने 29 तारीख को शादी की। लेकिन आज वही कार्यकर्ता पदाधिकारी लेटर के माध्यम से, फोन के माध्यम से कह रहे हैं कि माया प्रेग्नेंट है 5 महीने की। मुझे सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा है कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूं। मेरी शादी को अभी 2 महीने होने वाले हैं
और 2 महीने मेरी प्रेगनेंसी को अभी होने वाले हैं, हुए नहीं है। लेकिन ये सब चीजें भी सार्वजनिक तौर पर मुझे बदनाम करने के लिए कही जा रही है। ये कितनी निंदनीय बातें हैं, कितनी सोचने वाली बातें हैं कि हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार की अशोभनीय बातें कर रहे हैं। शादी किसने रचाई वो तो बताओ ना सही सही। शादी रचाने वाले मेसराम साहब ही है। जब मैं उनके बोले बिना मैं घर से कदम नहीं निकालती, मैं दुकान नहीं जाती या कहीं शॉपिंग करने नहीं जाती, तो शादी का इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकती। सबसे बड़ी बात, नागपुर में क्या घटित हुआ? नागपुर में भी यही सब गॉसिप चालू थी। नागपुर में भी यही सब कहा गया। मैंने उसमें लिख के दिया, मैंने इच्छा मरण की मांग की। मैंने नेपाल में जो घटना घटित हुई उस घटना को ध्यान में रखते हुए निशा मेश्राम ने दीपक वासनिक जी को कॉल किया। कॉल करके कहती है 11 तारीख को साहब नागपुर में आए हैं क्या? माया ने जरूर साहब को बुलाया होगा, भैया मेश्राम साहब को माया से बचा लो। इस प्रकार का निशा मेश्राम ने कहा। ये सब सुन के, नेपाल की घटना देख के, मुझे ऑफिस से भगाने से लेके ये सभी चीजें मैं इतने डिप्रेशन में चली गई कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी मैं। ये आज मेरे मामा की वजह से, मेरे घर वालों की वजह से मुझे आज बताना पड़ रहा है। परिवार में चर्चाएं चल रही है, इन सब चर्चाओं को ध्यान में रख के मुझे आना पड़ा। ये जो बात मैंने केवल कागज में लिखकर केवल मैंने मेश्राम साहब को दिया, लेकिन मेरी घर की मेरी इज्जत रास्ते पर, राष्ट्रीय स्तर पर लाने की वजह से मुझे आज लाइव आना पड़ा। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, विलास खरात जी के साथ शादी उन्हीं लोगों ने करवा की थी। बदनाम विलास खरात तो किया जा रहा, लेकिन नाम तो उसमें मेरा भी है ना। ये नहीं है मेरा नाम उस लेटर में, यह उल्लेख नहीं है मेरा उस लेटर में। उस लेटर में मेरा उल्लेख है। विलास खरात ने अगर कहा मेरी पत्नी को मैंने बच्चा गिराने के लिए कहा, उसमें भी मेरा नाम है। और उसी चीज को कहा जा रहा है कि माया 5 महीने की प्रेग्नेंट थे। जब शादी को ही 2 महीने हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी को 5 महीने कैसे हुए? कौन सा भाई, मैं संगठन की बेटी हूं, तो कौन सा भाई, कौन सी माँ, कौन सा पिता अपनी बेटी की इज्जत ऐसे रास्ते पे लाता है या बदनाम करता है? जिस बच्चे को जन्म भी नहीं दिया है अभी, उस बच्चे को कलंकित करने का काम किया, उसको दोष देने का काम किया। निशा मेश्राम ने सभी जगह पे कहा, सभी लोगों से कहा कि माया और वामन मेश्राम का अफेयर है। ये जो बच्चा है ये वामन मेश्राम का है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जा रही है, कहा जा रहा है। यहां तक कि 5 महीने की प्रेग्नेंट है ये भी कहा गया। मैंने इसी के संबंध में मैंने निशा मेश्राम को एक लेटर लिखा। उस लेटर में मैंने पूछा आखिर ये सब बातें कही जा रही है। मैंने नाम के साथ में लिखा, जिसमें अहोल गुरुजी, राहुल बोर्डे, मुकेश रंगीला और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके पास कहा है। उनसे मैंने स्पष्टीकरण मांगा। कॉपी 2 मैंने मेश्राम साहब को मैंने दिया। मुझे अपेक्षा थी कि निशा मेश्राम मुझे वो जवाब देगी ताकि मैं सिद्ध कर सकूं, मैं बोल सकूं। खरत सर ने भी मुझ पर उंगली उठाई तो मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगी, वो लेटर मेरा जवाब देगा। इस तरीके से मैंने कहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला। मुझे सचिवालय से ही लिख के मिलता है कि ये सब है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, विलास खरात आपका इस्तेमाल कर रहा है, यूज एंड थ्रो। ये जो बोली भाषा है ये आपकी नहीं है, मुझे मेश्राम साहब ने तैयार किया है, अहोल गुरुजी ने तैयार किया है। यहां तक कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, जो लीगल एडवाइजर था, उसकी राइटिंग को मात दी है मैंने। तो मेरी भाषा में अगर मेरी राइटिंग में कोई कहे कि विलास खरात ने राइटिंग है, तो मैं ये भी कहती हूँ कि विलास खरात की इसमें मैं गलतियां निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने विलास खरात का सहारा लिया है। मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ लिखा, मेरे मामा, मेरी मम्मी, मेरी बहन,
इन लोगों के माध्यम से मुझ पे जो आरोप आए हैं, जो उंगलियां उठाई गई हैं, उसको मैंने सिद्ध करने के लिए कि मैंने पूछा है, मैंने निशा मेश्राम से पूछा है कि ये जो आरोप लगाया है स्पष्ट करे, लेकिन एक पत्र नहीं आया, ना ही वो सामने आई है। अरे हम महिलाओं को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। मेरा पति काम करते करते शहीद हुआ है संगठन में। मेरी उस समय 22 साल की उम्र थी, 22 साल की। मैं लोगों को उदाहरण देती थी। मैं विधवा होके, एक लड़की होके यंग एज में संगठन में काम कर रही। तुम्हारे साथ क्या हुआ ऐसा जो तुम घर बैठे हो? मोटिवेट करके मैं संगठन में लाती थी। मैं यहां तक कि खरा सर ने भी काम करने से मना किया, उनको मोटिवेट करने का काम भी मैंने किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही। मेरे घर के लोग मुझे बोल रहे हैं मेरा शुगर हाई हो रहा है। मेरी उम्र नहीं है कि मेरा शुगर हाई हो, लेकिन इन सब चीजों के चलते हुए मेरा शुगर हाई हो रहा है। मैं चक्कर खा के गिर रही हूं, अकेले नहीं जा पा रही हूं कहीं पे। आखिर क्यों किया जा रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या समाज में मैं काम कर रही हूं, उसका परिणाम, उसका फल दिया जा रहा है मुझे? पति खोने के बाद 1 महीना 10 दिन में संगठन में काम कर रही हूं, करते आई हूं, उसका परिणाम है ये, उसका फल दिया जा रहा है मुझे। आखिर क्यों ऐसे किया जा रहा है? मैं किसी की बहन हूं, किसी की बेटी हूं, एक भाई की बहन हूं। अरे ऐसा करने से पहले आप लोग सोचो तो सही कि क्या हम इस प्रकार की बदनामी एक पुरुष के साथ, उस पत्र में नाम जोड़ा हुआ है, उसके साथ हम कर रहे हैं, तो उस महिला पे क्या बीतेगा? 2-3 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, एक बार भी नहीं, 2-3 बार छत पे से कूदने की कोशिश की। मैं बाहर हाईवे पे निकल गई, मेरे घर वाले ढूंढते हुए आई मुझे। क्या करना चाहिए मैंने ऐसी चीज में? मेश्राम जी ने हाथ खड़े क्यों कर दी? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया उन्होंने। ये पूछना चाहिए आप लोगों ने, क्यों किया। ठीक है साथियों, ये विक्टिम है और इसका मानसिक शारीरिक तौर पर शोषण किया जा गया। कुछ बातें हैं जो बहुत गंभीर बातें हैं और बामसेफ संगठन का एक बहुत बड़ा ओहदा है। आजादी की बातें की जा रही है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें की जा रही है, और जिनके द्वारा ये बातें की जा रही है उन्हीं के द्वारा ये शोषण हो रहा है। 22 साल तक मैं अंधभक्त था उनका। उनको महापुरुष के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे। मैंने मानधन क्यों रोका गया इसके बारे में लेटर ओरली पूछा, उन्होंने मुझे लिखकर मांगा, तो अनिल कुमार माने को मैदान में उतारा। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे प्रोग्राम की इंक्वायरी की जा रही है। वो आदमी नंबर 1 का झूठा आदमी है, वो नहीं कर रहा है, मेश्राम जी करवा रहे हैं। उसने लिख के दिया कि जो महाराष्ट्र में 4-5 प्रोग्राम हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के बौद्ध धर्म के साथ संबंध इस विषय पर, तो उसने लिखा कि इसकी अनुमति नहीं ली है। नंबर 1 का झूठा बोला। या हो सकता है मेश्राम जी ने उसको ऐसा कहने के लिए कहा होगा क्योंकि उनको निशा मेश्राम के ऊपर कार्रवाई से बचना था, मानधन का इशू खड़ा किया। मुझे सचिवालय से परमिशन था। बामसेफ के प्रेसिडेंट जो महाराष्ट्र के बामसेफ के अभिजीत भगत है, इनके नाम पर लेटर है। प्रभारी मंगला थोरात जी को प्रतिलिपि है, गोरखनाथ वेताल जी को है। किस आधार पर कह रहे हो कि कार्यक्रम का परमिशन नहीं है? कभी ये कहा जा रहा है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया, राष्ट्रीय अधिवेशन पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया। 16/11/2024 का ये लेटर है, इसको मैं सार्वजनिक करूंगा सोशल मीडिया में।
जिसके ऊपर मुझे और माया बगाटे जी को लिखा है, आपको सूचित किया जाता है कि बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की सभी जिम्मेदारियों से आपको और डॉक्टर विलास करात, राष्ट्रीय महासचिव भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, इनको मुक्त किया जाता है। आप दोनों अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु जनवरी माह के अंत तक एक प्रकार का अवकाश दिया जाता है। आप सामान्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेदारी से आपको मुक्त किया जाता है और राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आपसे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी। ये लेटर बामसेफ सचिवालय से आया है। मैं जब काठमांडू गया तो काठमांडू में रुपेश वसाडे का व्हाट्सएप पर कॉल आया, आपको अर्जेंट एक लेटर आया है जिसमें ये लिखा गया है कि आप केंद्रीय सचिवालय बामसेफ के द्वारा अनुमति न लेकर काठमांडू के प्रोग्राम में गए हो। मेरा पूरा शेड्यूल बना के दिया है उन्होंने सचिवालय के अथॉरिटी लेटर पर, जिसमें बालाघाट का प्रोग्राम है, शेड्यूल का प्रोग्राम है, और उसके बाद नागपुर टू दिल्ली जाना है, दिल्ली से काठमांडू जाना है, काठमांडू से भोपाल आना है वाया दिल्ली। कैसे कह रहे हैं अनुमति नहीं है? जब ये झूठे एक ही मेरे मानधन रोकने के लिए अलग अलग बातें उठाई जा रही थी, तो मैं वहीं से उनको जवाब दिया कि ये मानधन का मामला नहीं है, ये निशा मेश्राम मैडम को बचाने का मामला है। इसलिए मैंने वहीं से माया बगाटे के द्वारा व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया और कहा ये मेश्राम साहब को पढ़ के बताओ। तो उसमें उन्होंने उनको बताया, जिसमें मैसेज ये था कि निशा मेश्राम मैडम ने मुझे श्रद्धांजलि दी एडवांस में और माननीय मेश्राम साहब ने उसको अनुमति दी। मैं दोनों पति पत्नी का आभारी हूं और मैं कहा इंडिया में आकर मैं इसका जवाब दूंगा। मेश्राम जी ने माया बगाटे को कहा अगर उसने अभी के अभी लिख के नहीं दिया तो अभी मैं पिछवाड़े लात मार के निकाल दूंगा। मेरे लेटर देने के बाद ये नाटक किया गया कि अभी हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं निशा मेश्राम के ऊपर। मुझे जो नौ पढ़ने का जो लेटर लिखा प्रचार कर रहे हैं, सचिवालय के आवाज आवक नंबर से मैं उनकी बातों को नकार रहा हूं कि आपका सचिवालय मुझे अनुमति दे रहा है, आप झूठे आरोप लगा रहे हो। उसमें यह लिखा गया है कि इसके आगे संगठन में रहकर कार्य आप करने वाले नहीं हैं, इसलिए आप अंदर रहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, बाहर ही रहो और साथ में माया बगाटे को लेकर मत जाओ। माया बगाटे को लेकर गए तो तोड़फोड़ माना जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लेटर फैला रहे हैं उन्होंने हमारी शादी लगवा दी। लोग सवाल पूछ रहे हैं शादी कैसे हुई, बताना जरूरी है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया, 22 साल फुल टाइमर की जिंदगी लगाकर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। मैं संगठन को तोड़फोड़ नहीं कर रहा हूं, निशा मेश्राम मैडम तोड़फोड़ कर रही है और तोड़फोड़ क्यों कर रही है ये देश भर के लोगों के सवाल है और माननीय मेश्राम जी उसके बातों पर यकीन करके सभी लोगों को निकाल क्यों रहे हैं, यह सवाल है। एक बात बताना चाहता हूं, जब माया बगाटे के ऊपर निशा मेश्राम मैडम ने जानलेवा हमला किया तो माननीय मेश्राम साहब थोड़े आगे गए, गाड़ी में आकर बैठ गए। वहां मैं उपस्थित था, मैं नीचे उतरा, हमारे जयगढ़ी दोस्त हैं, वो जो ड्राइवर था विशाल बाबू, उसको मैंने कहा इन दोनों को हाथ पकड़कर वो उनकी जो कमरा है, रूम है, उसमें धकेल दो और बाहर से दरवाजा लगा दो, वहां चिल्लाने दो, यहां इंटरनेशनल प्लेस पर बदनामी हो रही है। ये कह रही है मेरी गलती क्या है। उसको कहा हम बाद में देखते हैं, अंबाजी साहब जहां रुके हैं श्रीलंका गेस्ट हाउस, वहां चलो, वहां मेश्राम साहब को लेकर आ रहे हैं।
मेश्राम साहब को मैंने कहा आप क्या करें? मेश्राम साहब ने कहा आप केडर कैंप हो गया है, अब इंडिया चलने की तैयारी करो, चलो इंडिया। जबकि केडर कैंप दूसरे दिन कल से होने वाला है। मैंने कहा आपके नाम से लोग इकट्ठा हुए, अगर केडर कैंप नहीं हुआ तो 45 साल की मेहनत पर पानी फेर जाएगा। अंबादे साहब को मैंने बुलाया, वो मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। मैंने कहा डेंजर मैटर है, आपको आना है, मैं फोन पर नहीं बता सकता। वहां मैंने बताया कि केडर कैंप नहीं करना चाहते, मेश्राम साहब कह रहे। आखिर में यह तय हुआ कि उनके लिए अलग से रूम बुक करके देते। मैं और धर्मेंद्र मौर्य जाकर कमरा बुक किया। फिर मेश्राम साहब ने मुझे कहा कि मेरे कपड़े मेरी मिसेज ने उसके ही बैग में रखे हैं, इसलिए वो मेरे कपड़े देगी नहीं। तुम वहां जाकर मेरी जो छोटी बैग, मैं वहां नहीं जाने वाला था। मैंने उनको कहा आपकी मैडम मेरे प्रति पूर्वाग्रही है, क्योंकि हमने और वेताल जी ने आपके कहने पर उनकी बातें कैसी झूठी है, जब वो अस्पताल से वीडियो बना रही थी तो उस वजह से वो हमको दुश्मन की तौर पर देखती थी। उन्होंने कहा आपको ही करना होगा। मैंने डीडी अंबादे साहब को लेकर गया, उनको रिक्वेस्ट किया, वो नहीं दे रही थी। हमने कहा मेश्राम साहब इंडिया जा रहे, आप क्या करने वाले हो? तो डर गई। तो फिर उसने वजह बताई, इधर से एक महिला धक्का मार रही थी, उधर से वो धक्का मार रही थी। एक महिला का नाम माया बगाटे लिया, दूसरी महिला का नाम मैं अभी नहीं बता सकता। उनके ऊपर आरोप लगाए, सीनियर कार्यकर्ता है। तो फिर बाद में हमारे गाड़ी में आकर बैठ गए, मेश्राम साहब के होटल तक आ गए, अंदर रूम में चले गए। हमें बड़ा आश्चर्य लगा, हमें आपत्ति, हमें यह लग रहा था इनका झगड़ा होगा। अंदर जाते ही शांत हो गए माहौल। निशा मेश्राम मैडम की मां ने हमें वचन दिया, मुझे और डीडी अंबादी जी को, कि मैं 5 दिन इन दोनों पति पत्नी का झगड़ा नहीं होने दूंगी। हम अश्योर होने के कारण वहां एक ड्राइवर को रखा और अंबादी साहब की रूम नीचे के फ्लोर में हमने शिफ्ट की। दूसरे दिन क्या हुआ? निशा मेश्राम मैडम की मां ने ही कार्यकर्ताओं को यह बोलना शुरू कर दिया, मेरी मां बेटी ने माया को जमकर पीटा। और जो 200-300 संख्या में वहां लोग उपस्थित थे जिनके सामने घटित हुआ, वो लोग भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्यों मारा गॉसिप शुरू हो गया। लास्ट डे भी मर क्यों नहीं जाती, धमकी दिया गया। अब जो सवाल पूछा जा रहा है शादी क्यों किया, इसका जवाब देना के लिए ही मैं आया हूं। कोई भी पुरुष और कोई भी महिला अपने चरित्र की बलि देकर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने उस समय कहा था कि मैं मुंह नहीं खोल रहा हूं, मगर मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर ना किया जाए। संगठन तोड़फोड़ का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुझे मुंह खोलना पड़ेगा और सबूत के आधार पर मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास एविडेंस है, शादी वामन मेश्राम जी ने लगाई। 11-12 को सेंट्रल लेवल की सीईसी की मीटिंग थी, वह गॉसिप शुरू हुआ। दीपक वासनिक जो राष्ट्रीय अधिवेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, मेरे वॉल पर आकर भद्दी कमेंट कर रहे हैं। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। क्या गॉसिप हुआ बताओ ना लोगों को। आपको निशा मेश्राम मैडम ने फोन करके क्या कहा? मुझे कहा था आपने कि बचाओ उसको, माया से वामन मेश्राम को बचाओ। 11 तारीख को शाम को प्रोफेसर गोगले जी के वहां माननीय मेश्राम जी रुके थे, उन्होंने मुझे वहां बुलाया। मेरे साथ मेरे साथी डॉक्टर तुपे थे, हम दोनों अंदर गए। उन्होंने कहा आप अकेले आओ, हम दोनों बात की, इधर उधर की बात की है कि यहां से कार्यक्रम स्थल कितना दूर है, मीटिंग का स्थल कितना दूर है, दोनों का अंतर कितना है। मुझे कहा गया था कि कल की मीटिंग के एजेंडे क्या है, मुझे आपसे बात करनी है। वो तो सीएससी के वरिष्ठ लोगों ने तय की, तो मुझे मालूम नहीं थे, मगर एरिया कितना बता रहे थे। मैंने
तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया, मैं कहा बातें होगी, मैं बाहर गया। आधे घंटे बाद मेश्राम सर का मुझे दोबारा फोन आया, तुम हो या चले गए? मैंने कहा हम गोगले सर, गोगले मैडम से बात कर रहे हैं हॉल में, मैं यहीं पर हूं। तो उन्होंने कहा जरूरी बात है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा मेरी पत्नी पागल हो गई है, वो शंका ले रही है, मेरी बदनामी हो रही है। तो मैंने कहा मैं धाड़स के साथ आपको 3 बातें बताता हूं। नंबर 1, आपकी मिसेस को साइकेट्रिक को दिखाना चाहिए। एक लड़की या एक महिला के प्रति उसका दृष्टिकोण नहीं है, कई महिलाओं के बारे में उसका गलत दृष्टिकोण है, उसको साइकेट्रिक को दिखाओ। दूसरी बात, जब बुद्धा के बर्थ प्लेस से जो विवाद हुआ, आप गाड़ी में आकर बैठ गए, आपने चप्पल निकालकर आपकी मिसेस को कहा क्यों तमाशे कर रहे हो, मैं मारूंगा तुझे। तब आपकी सास यानी निशा मेश्राम मैडम की मां कह रही है मार क्यों नहीं डालते हो। तो मेरा यह आकलन है कि निशा मेश्राम मैडम को उसकी मां उकसा रही है, क्योंकि जब डॉक्टर ससाने जी के अस्पताल में वीडियो बनाया जा रहा था, दूसरे बेड पर उनकी मां थी, वो रोक सकती थी अपनी लड़की को, क्यों मेरी जमाई की बदनामी कर रहे हो, मेश्राम साहब की बदनामी क्यों कर रहे हो। उन्होंने रोका नहीं, ये उनको साथ दे रही है। मैंने कहा ये सबूत है। तीसरी बात मैंने कहा कि सचिवालय एक लड़की के हाथ में देने के बजाय किसी लड़के के हाथ में दो। आप कार्यक्रम में रहते हो, देर रात फोन करते हो, आपकी बीवी कहती किसका फोन है। अगर लड़के ने देर रात भी फोन कर लिया तो उसका कोई डाउट नहीं है, डाउट भी आप क्यों बना रहे हो। और चौथी बात कही कि उसकी शादी कराओ। मैं आज पहली बार बोल देता हूं, यही वामन मेश्राम जी थे जिन्होंने 2021 में माननीय डीडी अंबादी जी के माध्यम से माया बगाड़ी जी के साथ मेरी शादी करवाने का प्रस्ताव मुझे दिया था। मैंने 2 बार इनकार कर दिया था। मैंने कहा था मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माताजी और पिताजी उम्र दराज है, उनकी देखभाल के लिए मुझे घर गृहस्थी की लड़की चाहिए। और इस आधार पर वैशाली कीर्ते जो वामसेव के ही कार्यकर्ता है सोलापुर के, उस लड़की के साथ मेरी शादी मेश्राम साहब के हाथों से करवाई 14 जनवरी 2021 को 22 को। तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी होकर 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक तुम्हें बाल बच्चा नहीं है। अब ये जो समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई है, इस समस्या से मुझे मुक्त करना होगा। मैंने कहा मैं माया बगाटे के कैरेक्टर को मैं क्लीन मानता हूं, मगर मेरी मिसेज मुझे काम नहीं करने देगी। मेरे घर में बवाल होगा, कानूनन विवाद खड़ा होगा। मेश्राम जी ने कहा मैं उसको संभाल लूंगा, तुम अभी नागपुर के कार्यक्रम होते ही पुणे चले जाओ, उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करो, बाकी मामला मैं देख लेता हूं। माया बगाटी जी, मेरा और मेश्राम जी का दूसरे दिन मीटिंग हुआ नागपुर कार्यालय में। वहां यह बात कही गई कि तुम दोनों शादी करो। अब हमारे दिमाग में नेतृत्व, उद्देश्य, विचारधारा, संगठन खतरे में, हमारी सामने जो घटनाएं हो रही है वो देख रहे हैं। संगठन और नेतृत्व की इज्जत बचाने के लिए मैंने और माया बगाटे ने शादी का जो प्रस्ताव उनके द्वारा आया उसको स्वीकृत किया गया। अभी 10 दिन पहले की बात, शायद 4 दिसंबर की बात है, प्रताप दादा पाटिल के घर पर मेश्राम जी कह रहे हैं इसको फोन पर कि मेरे कहने मेरा आपने माना नहीं, आपने मन से शादी कर लिया, ये सारे प्रॉब्लम आपके कारण खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि आपने शादी लगवाई, नहीं मैंने शादी नहीं लगवाई। साथियों, अभी 2 एविडेंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ढेर सारे एविडेंस है। मैं ये बातें अधिवेशन के बाद भी कर सकता था, या मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं संगठन तोड़ फोड़ कर रहा हूं। मैंने संगठन तोड़ फोड़ा नहीं है। मैंने
किसी को भी उकसाया नहीं है, मैंने किसी को भी मिसलीड मिसगाइड नहीं किया है। मिसगाइड मिसलीड करने का काम खुद वामन मेश्राम जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मेरी मिसेस वैशाली कीर्ते मेरा झगड़ा हो गया, वो हमसे अलग है। माया बगाटे उससे फ्री होना चाहती है, मुझे ढंग से मोटिवेट किया गया, उसको भी मोटिवेट किया गया। 29 अक्टूबर को मेरी और माया बगाटे की शादी सीक्रेटली करवाई गई भोपाल में। अनिल माने तर्क दे रहा है लोगों को कि वहां तो मेश्राम साहब थे ही नहीं। मैं ये लाइव आने के बाद वामन मेश्राम जी और मेरा बदलापुर में प्रोग्राम था 27 को, 28 को मॉर्निंग में मेरा और वामन मेश्राम जी का बॉम्बे एयरपोर्ट से भोपाल के लिए फ्लाइट का टिकट था। बोर्डिंग पास दिल्ली से ही आया था। मेरा 14 नंबर सी था और मेश्राम साहब का 14 नंबर बी था। यानी हमारा सीट लग कर ही है, हमारा फ्लाइट एक ही है। हम भोपाल क्यों जा रहे थे मेश्राम जी? आप दूसरे दिन नहीं आए। बदलापुर के प्रोग्राम में निशा मेश्राम मैडम उनकी माताजी को लेकर आए और मुझे बापू भड़के के द्वारा जानकारी मिला कि उनकी मैडम और वो उनको पुणे छोड़ के वो आपके पीछे आ रहे। नंबर 1 सबूत, शादी क्यों करवाया? जब दिल्ली से 10 तारीख को 10 नवंबर को मैं अंबिकापुर गया था, 11 तारीख को दिल्ली गया। पुखराज जी के द्वारा मुझे लेटर थमाया गया, माया को थमाया गया कि आपका ट्रांसफर लखनऊ दिल्ली से भोपाल किया गया है। शादी तो करवा दिया, मिलने तक नहीं दे रहे थे। मैंने कहा ड्रामा क्यों किया फिर? ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं तो क्या है? इसने वो सारी बातें उनको बताई तो मेश्राम जी ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, अश्लील भाषा का। वो रिकॉर्ड भी नहीं सुना सकता वो। इसको इसने इच्छा मरण की लेटर लिख के दिया तो मेश्राम जी ने एडॉप्ट करने का नाटक किया। एडॉप्ट नहीं लिया है। उनकी मां ने कहा उनको, क्या मेरी परमिशन लिया था? उसकी बहन ने कहा, उसके डॉक्यूमेंट कहां है लीगल अडॉप्ट किया तो? फुल टाइमर महिला नहीं बनती है, ये पहली फुल टाइमर महिला है। रात के 12 साढ़े 12 बजे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। मैं पहला एविडेंस दे रहा हूं। मैं बामसेब के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी महिला जनों को माफी मांगकर कह रहा हूं कि जो बात मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं ये सुनने लायक नहीं है। आप मुझे माफ कीजिए, मेरा दिल टूट गया है उस आदमी से जिसने मुझे जीवन से उखाड़ फेंक दिया है। आइडियो की तरह पहला आइडियो है साहब के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उकसा रहे थे। मैं इसको सुना रहा हूं। तो मैंने वो कुछ YouTube पर देख रहा था और मैं उसके गैलरी में जाकर एक देखा, एक ऑडियो मुझे 1 मिनट का सुनाई दिया। वो वॉशरूम के लिए गई थी, मैं आया, वो सुना और मोबाइल उसके हाथ में देकर कहा कि मेरी शादी प्री प्लान के तहत की गई है। जो मैं सुना हूं, मुझे अभी लग रहा है कि मैं ट्रेन से नीचे कूदकर मर जाऊं। वो मैं आपको सुना रहा हूं। आजच्या दिवस या हॉटेलमध्ये थांबलेली आहे
त्याच हॉटेलमध्ये वेगळा रूम घेऊ, हो विलासला पाठवून द्या. हो हो चालेल ना, चालेल. हो हो आणि मग ते सोपं होईल. हो हो बरोबर ना, बरोबर. हो 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 साहेब. असं करून घेऊ. हो 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 मेश्राम साहब इसमें कह रहे हैं विलास खरात के लिए तुम्हारे पास ही एक होटल में रूम बुक करके लो। नंबर 2, हॅलो, एक जे बीओबीचे अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये 4 लाख रुपये आलेले आहेत. किती? 4 लाख रुपये. पण हा तर म्हणतो 20 लाख पडाले. हो हो नाही, 5 अकाउंट आहेत ना, दुसऱ्यामध्ये 2 तासानंतर येणार आहे. हो ठीक आहे, म्हणजे तर कामासाठी हो चालेल म्हणजे कामासाठी हो. तर काही अडचण येणार नाही ना. नाही नाही काहीच येणार नाही अडचण. म्हणजे उद्यापासूनच म्हणजे थोडे पाहिजे होते जे लागतील म्हणून. काही येणार नाही अडचण. हो हो माझे जर पुढे अंबाते साहेब आपला श्रीलंका गेस्ट हाऊस मध्ये आहे. ड्रॉप टाकलं होतं ते, म्हणजे दिवसभर फिरलो ना आम्ही. हा तर ते थोडं रेस्ट करत होते. आम्ही ते म्हणजे हॉटेल आणि रूम बघायसाठी आलतो. तर ते म्हणजे तिकडे म्हणजे चांगले रूम म्हणजे भेटले नाही. आणि दुसरं की आता उद्या येणार आहे खरा, आज रात्रीच येणार आहे. तर मला फोन आला तर मी म्हणू लागले की रूमचं म्हणजे आता ज्या हॉटेलमध्ये मी थांबले त्याच्या बाजूचं शेजारचं रूम तुझ्यासाठी घेऊन घेऊया म्हणे. म्हटलं असं करून त्याला मी बोलले. मला ठीक आहे. आणि दुसरा मग तो आल्याच्या नंतर ते एक आजच कार्यक्रम आटोपशील. हो ठीक आहे ना, मी बोलते तो का. कारण नंतर घाई गडबड होती. हो बरोबर आहे. मेश्राम जी कह रहे हैं आज ही प्रोग्राम निपटा लो। मराठी में कह रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद हो गया। विलास खरात आएगा, बगल में होटल देख लो, आज ही प्रोग्राम निपटा लो। हो साहेब. जगह दी है? हाँ वो अभी उठे, उसको फोन आया था मेरे पास में. हाँ तो अभी मिलते उससे जाके. हो नहीं इसलिए. हो आणि काय करू मग. हो बरोबर. हो अच्छा. हाँ हो हो अच्छा. हाँ हो बरोबर. हो एक केल्यानंतर मग दुसरं रूम जे आहे त्याचं हा अजून बुक नाही आहे ना. नाही मग आज दिवसभर तेवढं तरी चालेल. दिवसभरामध्ये रूम बघून घ्यायची. हो असं सांगितलं त्या पत्ती रूम बघायची. मैं ये डायलॉग फिर से एक बार सुना रहा हूँ. हाँ वो अभी उठे, उसका फोन आया था मेरे पास में. हाँ तो अभी मिलते उससे जाके. हो आणि काय करू मग. हो बरोबर. हो अच्छा. हाँ हो अच्छा. हाँ हो बरोबर. हो ये मराठी में है साथियों, जो हिंदी भाषिक लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ। असभ्य भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
करते हुए ये कहा कि विलास के रूम में जाने का है, गले में हाथ डालना है, चुम्बन करना है और उसके साथ सेक्स करना है। वामन मेश्राम जी, ये जब मैंने वीडियो सुना, ये ऑडियो जब मैंने सुना आपका, मेरी नजर में आप उतर गए हो। हद हो गई। आपको हम महापुरुष बना रहे थे। मैंने आपको लेटर में लिखा था पैचअप करने के लिए कि मैंने आपके लिए संगठन के लिए 22 साल लगाए। आपने क्या कहा? मेरे लिए लगाए। मेश्राम जी की इज्जत बचाने के लिए हम लोगों ने ये दुष्कृत्य किया, जिसके मैं 3 विक्टिम हूं, मेरी मिसेस, मैं और माया। माया के साथ मेरा ये सुनने के बाद झगड़ा हुआ। मेश्राम जी कह रहे हैं मैंने शादी नहीं लगवाया। चलो हम सुनते हैं, मेश्राम जी की ही जुबान से ही सुनते हैं कि शादी उन्होंने लगवाया नहीं लगवाया। हॅलो हो साहेब, मी रूममध्ये माझ्या हो रात्री 12:30-1 वाजले होते त्याला. हो म्हणजे उशीर झाला मग त्याला यायसाठी. एक ऑडियो है जिसमें मराठी में बात हो रही है। मेश्राम जी पूछ रहे हैं माया को वो कितने बजे आया और तुम्हारा कोई हुआ है कि नहीं। तो वो कह रही है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, वो लेट आया, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। उसको भी सदमा पहुंचा, इसलिए उसने पूछा क्या करना चाहिए। वो आता है तो क्या करना चाहिए, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए। बाद में पूछ रहे हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बोल रही है वो सो गया, दरवाजा खटकाया मगर खोला नहीं। और जो शादी की बात है, मेश्राम जी का ही ऑडियो है। मेश्राम जी क्या कह रहे सुनिए। पप्पा ते उद्या येणार ना का तुम्ही? मी त्या संबंधामध्ये विचार करून राहिलो की तुम्हाला येऊन मदत करू शकतो की येऊन तो फ्रंट सांभाळून मदत करू शकतो, काय काम की हो 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 काम की इकडे म्हणजे हा आरोग्य बोलत आहे मी. हा हा साईड मध्ये आहे मी, इकडे चर्चा करत आहे साहेबांनी ऐकायचे म्हणून. अच्छा, कोण म्हणत आहे? म्हणजे डोंगरे साहेब, बनकर साहेब असं म्हणलं होतं की ऐकायचे म्हणून. हो हो ठीक आहे, मी त्याचा विचार करून सांगते तुला. पण मला काय म्हणत आहे हो हो की तो फ्रंट जर मला सांभाळायचा असेल हो हो तर मला हो तटस्थ राहून हो त्यांना मूल आहे हो करत असेल या मुद्द्याच्या आधारावर तटस्थ राहून मी तो मोर्चा सांभाळू शकतो. आणि त्याच्यामुळे संघटनेचं होणारं नुकसान जे आहे ते आपल्याला टाळता येऊ शकते, हे मला बरोबर बरोबर हो हो दोन्ही गोष्टी साध्य केल्या पाहिजेत. एक गोष्ट लक्षात ठेवतो, तुला माहित आहे की या प्रकरणामध्ये तुझ्याबरोबर आहे, तुला ही गोष्ट सार्वजनिक न करता सुद्धा कोणाला बाजूच्या मग गुप्तपणे महामोर्चा तिच्या ती जी काही करत आहे तिला काउंटर करण्याचा प्लॅन बनवत आहे. काउंटर करण्याच्या प्लॅनचा उत्साह आहे तो मी तटस्थ आहे. मग मी काय करतो, मग तटस्थ आहे म्हणल्यापुढे मला तो प्रॉब्लेम तिला हँडल करता येईल. त्याच्यामुळे तुमच्या ह्याच्यामध्ये पार्टी झाली, सहभागी झाली, करून राहिली. बरोबर 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 मग मला तो मोठ्या थांबवता येत नाही. बरोबर बरोबर हो हो कारण अंतिमता काय होणार आहे, त्यांची किती जे
बरोबर बरोबर मग बरोबर. मी त्यांना म्हणेन की आता या लोकांनी जे केलेलं आहे हा आता दिवस झालेला आहे हा त्याच्या उद्या निधी उठून टाका हा 15-20 मिनिटं अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ लावू नका हा 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 ते उठून झालं हा की तुम्ही तिथून निघून जा याच्यामध्ये आपल्या हो साचीला हो 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 बाकी मोर्चा आहे हो हो आपलं ते आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष आहेत हो त्यांचा पण टेलिफोन आला होता हो. त्यांना पण तिने चिठ्ठी लिहिली अच्छा असं ती म्हणत होते हा हा त्याच्यावरून म्हणजे असं लक्षात येऊन राहिलं हो की तिचा उद्देश हो काय आहे हो की मी हे थांबवावं माझ्यावर दबाव टाकण्यासाठी ती संघटनेचं नुकसान करण्याच्या कामामध्ये लागली अच्छा हा हा मग मला संघटना वाचवण्याच्या दृष्टिकोनातून संघटनेचं होणार नुकसान वाचवण्याच्या दृष्टिकोनातून हो मला रणनीती आखावी लागेल आणि त्या रणनीतीचा महत्वपूर्ण भाग हो. म्हणून ऍक्शन राहील ओके हा 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 हे तिला गौरवली माहिती हा 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 आणि तो मोठ्याने सांगतो मग मी राहीतच असतात तिला पण माहिती होईल ना की तिथं उपस्थित आहे नाही हा हा बरोबर बरोबर त्यांचा फोटोग्राफ बरोबर 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 हो आलं लक्षात हो 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 म्हणजे मेरीच नाव नाही बरोबर 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 हो त्यामुळे हा मोर्चा व्यवस्थित आपल्याला सांभाळता येईल बरोबर 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 ऍक्सिडेंट मिळालं की ती माझ्याकडे येईल हो 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 तिला लक्षात हो हो बरोबर आलं आलं आणि मग मी हा मोर्चा तुझ्या बाजूला सांभाळतो बरोबर बरोबर हो हो पण तिला म्हणजे जसं म्हणजे रेकॉर्ड सरांचा फोन आला का तुम्हाला हो ओके हा त्याच्यावरून मी अंदाज केला ना त्याच्यावरून ती काय करू शकते तिचा काय उद्देश आहे मी सांगावं मी सांगावं यासाठी ते दुसऱ्या लोकांकडून माझ्यावर दबाव टाकण्यासाठी असं करून राहिली अच्छा हा असा त्याचा अर्थ आहे बरोबर बरोबर आहे असलं ना तुझ्या बरोबर बरोबर हो हो कारण तिने हा मौन्याचा मुद्दा विलासनीचा मुद्दा होता बरोबर बरोबर त्याच्यासमोर बरोबर समोर आहे बरोबर 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 आहे हो हो त्यामुळे हो हा 29 तारीखचा प्रसंग जो आहे हो माझ्या ऍक्सिडेंटमध्ये हो तरी सगळ्या असला तरी सर्व मी तर तुझ्या बाजूला आहे हा ते बरोबर आहे बोलायचं नाही अच्छा नाही हे तर बरोबर आहे पण मुद्दा असं होतं की जसं तुम्ही एकदा आले असते तर ते म्हणजे आमच्यासाठी म्हणजे हे झालं असतं ना म्हणजे लक्षात नाही होणार आहे ना हो आलं ना ते आलं ना आमचा संघटनेचा आहे ना हो हो बरोबर कारण बरोबर ऑलरेडी सुद्धा माझ्याजवळ या संघटनेचा मुद्दा उपस्थित केला मग हा आपल्याला याचा अर्थ आपल्याला ती गोष्ट सांभाळून येणार आहे की नाही बरोबर बरोबर हो हा मुद्दा अतिशय त्यांना कमी समजेल तू संघटना थोडीशी तुला समज आहे तू ते समजून घे तुझ्या पाठीमागे राहील. नाही बरोबर आहात की आहात म्हणून पण म्हणजे आतापर्यंत म्हणजे की तुम्ही येणार मग एकदम हे याच्याकडून त्यांनी टेलिफोन केला ना तिकडून मला टेलिफोन आला त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टीचा विचार केला हा हा बरोबर आला लक्षात हो 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 नाही तर मी तुला आता टेलिफोनच करणार होतो तिकटासाठी बरोबर म्हणजे पुण्याला पोहोचल्यानंतर ते ट्रॅव्हलिंग करता जरा टेलिफोन आला अच्छा अच्छा पुण्याला पोहोचण्याच्या अगोदरच मग मी त्यांना म्हटलं मी पुण्याला पोहोचल्यानंतर तुम्हाला टेलिफोन करतो मी टेलिफोन केला काय म्हटलं तुमचं काय म्हणतो कशासाठी म्हटलं असं लेटर आहे म्हटलं माझ्या म्हणणार
ये मराठी डायलॉग है और इस डायलॉग में ये बताया जा रहा है कि मैं आने वाला था भोपाल में मगर मैं नहीं आ पाया। रेकवाल जी का मुझे फ़ोन आया था। वैशाली खराज जो मेरी मिसेस है, मेश्राम जी को कुछ लेटर दिया है और अन्य सीएसी मेंबर को लेटर दिया है कि ये शादी रोके। तो रेकवाल जी के फ़ोन आने से मैं अलर्ट हो गया हूँ, मगर आप दोनों शादी कर लो, आप दोनों के पीछे मैं ही हूँ। मैं दूसरा मोर्चा संभालूंगा, कानूनन मोर्चा संभालूंगा, संगठन के अंदर का भी मोर्चा संभालूंगा, ऐसा मेश्राम जी ने बार बार कहा और ये हर हालत में शादी करो ये कहा। आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? हमने संगठन और नेतृत्व को जो अफवाहें और गॉसिप चल रही है उनके आग्रह पर यह किया। संगठन में सीएसी के मेंबर भी नहीं बोल पाते मेश्राम साहब के खिलाफ। हम तो फुल टाइमर थे। तो आज जो ड्रामा किया जा रहा है चरित्रों को लेकर, माया को लेकर या मुझे लेकर, जो पोस्ट डाली गई वो पॉलिटिकल पोस्ट है कि माया निर्दोष है, विलास खराती दोषी है, ताकि माया का इस्तेमाल तो साथियों मैं ये जानकारी आप लोगों को शेयर इसीलिए कर रहा हूं, ये शादी माननीय वामन मेश्राम जी के कहने पर ही की गई। उनकी इज्जत बचानी थी और उन्हीं के द्वारा अभी चरित्र हनन का अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि विलास खरात को उन्होंने निकाला। ये कहा गया कि माया बगाटे को साथ लेकर गए तो तोड़फोड़ माना जाएगा। यहां तक कि माया बगाटे को किडनैप करने का तक प्लान किया गया जा रहा था। उसकी जो बहन है समीक्षा, उसको उल्टा कहा जा रहा था कि तू लिख के दे कि भोपाल में हमारे घर नहीं रहेगी। उनके मां को कहा जा रहा था कि उसको वहां मत रहने दो, दिल्ली कार्यालय, पुणे या लखनऊ में उसको मैं रखूंगा। आज मुझे उनके मामा और उसके जरिए से औहदा देने वाला व्यक्ति और कौन सा पद देने वाला है? ब्रिटिश के औहदे से भी बड़ा कोई औहदा है? सब नाटक था। 28 नवंबर को मुझे एक लेटर दिया गया। भाषा इनकी कैसी है? सर पर लेकर नाचे क्या? मैं इनके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि तुम अंदर रह ही नहीं सकते, तुम तोड़फोड़ कर सकते हो, ये कर सकते हो, तोड़फोड़ नहीं किया। केवल 2 ही मुद्दे थे, मेरे मानधन मुझे दे दो, आपके कारण मैं संकट में हूं, मुझे वकील को पैसा देना है। दूसरा, आपकी मैडम मुझे जो श्रद्धांजलि दे रही है, आप उसके ऊपर लेटर इश्यू करो, निर्देश करो। मैं तो इतना ही कह रहा था कि साधारण कार्यकर्ता अगर लेटर देते हैं, नहीं दे जवाब देते, निकाल दिया जाता है। मैं तो उनको निकालने का आग्रह तक नहीं कर रहा था। 28 नवंबर को एक लेटर मुझे आया, मैंने देखा नहीं। 2 नवंबर को माया बगाटे ने मुझे वो लेटर पुणे में दिखाया, जब वो डायबिटिक के डॉक्टर को मिलने के लिए आई थी। उसमें लिखा गया था कि माया बगाटे को अडॉप्ट किया है, इस आधार पर तुम हमारे जमाई हो, यानी मेश्राम जी का मैं जमाई हूं, तुम्हें कोई निकाला नहीं गया, तुम अंदर रहो, काम करो, वगैरह वगैरह। मुझे आश्चर्य लगा, भाषा इतनी मीठी क्यों हो रही है? तो उसने कहा, रुपेश का 2-3 बार फोन आया, मेश्राम साहब के 2 बार फोन आए, मैं इसका जवाब क्या दूं? तो मैंने उसको कहा कि मुझे यह सोचने के लिए 3 दिन लगेगा, इसका जवाब देने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। यह अचानक भाषा क्यों बदली जा रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। आधे घंटे के बाद जवाब आता है कि वो सीमित समय के लिए ऑफर था, वो पत्र अब हम वापस लेते हैं, कोई जैसे दिवाली का ऑफर चल रहा है। मुझे जमाई बनने के लिए संगठन भी नहीं है। मैं फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा का प्रचारक हूं। मुझे प्रचारक भी उन्हीं ने बनाया था, मुझे किसी दूसरे ने नहीं बनाया था।
भोपाल में आकर माया की बहन को और माया की मां को कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का कल्याण करने के लिए उससे साथ शादी करवाया। विलास के अलावा दूसरा कोई सूटेबल लड़का नहीं है। वो दोनों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। आज उनके घर में मातम है। वो कह रही है कि वो महान व्यक्ति अश्वर कर रहा था कि उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, तो उसने उस व्यक्ति को क्यों निकाला जिसके साथ शादी किया? उसको गद्दार क्यों कह रहे हो? उसको तोड़फोड़ करने का आरोप क्यों लगा रहे हो? और मेरी बेटी को हमसे ही अलग करके कहां किडनैप करके लेकर जा रहे हो? साथियों, ये महानता का प्रतीक नहीं है, ये महानता का उदाहरण नहीं है, ये घटियापन का उदाहरण है। मैंने सभी साथियों को कहा मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, मगर जो ऐसा जवाब देंगे मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं, मंगला थोरात को कहा, एक ही बात कही कि अनिल माने के कारण, वही कहने लगी अनिल माने और थोरात का जमता नहीं है, आप उदास हो, आप कहा अब ये नहीं हो वो नहीं हो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, आप काम करो। बाद में उसने मेश्राम साहब को बता दिया, मेश्राम साहब को मंगला थोरात ने बता दिया, एक महिला ने बता दिया, लेटर में लिख दिया, तुम सभी को कह रहे हो। मैंने किसको कहा? 6 दिसंबर महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। बामसेब का बर्थ प्लेस भी 6 दिसंबर को है और मेरा सोशल सुसाइड करवाने का दिन भी 6 दिसंबर है। अमन मेश्राम जी ने मुझे निलंबित करने का लेटर के तौर पर भेजा। माया बकाडी जी ने 2 पन्ने में लिखा, उनकी कोई गलतियां नहीं है, जो बातें आप बता रहे हो बेबुनियाद हैं। उसका जवाब उसको नहीं दिया जाता, उसके ओपिनियन के आधार पर मुझे संगठन में रखना चाहिए था, नहीं रखा जाता, बल्कि उसको यह कहा जाता है तू संगठन विरोधी है, तू विलास खरात का समर्थन कर रही है। उसने कहा आपने मेरी उसके साथ शादी करवा दी और आप उसके खिलाफ मुझे खड़ा कर रहे हैं, मैं क्या करूं अभी? साथियों, ये सारी बातें दुख भरी बातें हैं। जिसने 22 साल संगठन के लिए लगाया उसके लिए अत्यंत दर्दनाक है, और ये बातें मैं जहर मानकर पी चुका था और मुझे लग रहा था कि मेश्राम जी अगर चुप रहेंगे और मेरी बदनामी नहीं करेंगे तो मैं मेरी निजी जिंदगी जैसे तैसे जी लूंगा और उद्देश्य संगठन के लिए ये जहर पी लूंगा। हम 3 लोग अभी विक्टिम है। मेरा चरित्रानंद, माया का चरित्रानंद, उनके ही इज्जत को बचाने के लिए उनकी मिसेस के करतूत के कारण हमने शादी किया। आज मैं घोषित कर रहा हूं, वैशाली मेरी पत्नी है, माया बगाटे अर्थात माया खरात भी मेरी पत्नी है। मैं जिम्मेदारी से हाथ ऊपर नहीं कर रहा हूं। जिसने करवा लिया उसने हमारा बलि चढ़ा दिया। अंतिम बात बता रहा हूं, मुझे प्रेशर करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए वामन मेश्राम जी ने 3 दिन पहले रात के 12 बजे रुपेश वसाटे के द्वारा लेटर भेजा। लेटर में यह शब्द थे कि तुम्हारे ऊपर 70,000 का कर्जा है हमारा, उसको चुकता करना है। 2 लाख लिए थे 3-3.5 वर्ष पहले। मैं 4 महीने के लिए त्रिपिटक की छुट्टी पर था। मैं क्यों गिड़गिड़ा रहा था कि मेरा मानधन दो? उल्टा मेरा उनके ऊपर 50,000 रुपए का पैसा आना बाकी था। मैंने डीडी अंबादी जी को कहा, मैंने लिखित में दिया, अक्टूबर और नवंबर का मेरा मानधन बाकी है। तानाशाह गुंडागर्दी वामन मेश्राम ने लिख के दिया, तुमने 2 महीना काम ही नहीं किया। मेरा डे टू डे का सोशल मीडिया में है। शहडोल में गया था मेश्राम जी, आप महाराष्ट्र में थे, मैं गया था। बालाघाट में आप नहीं गए थे, मैं गया था। अंबिकापुर में मैं गया था और मेरे ऊपर केस हुआ। क्रिश्चियन मोर्चा के प्रोग्राम में मेरे ऊपर केस हुआ। आप कहते हो मैंने कार्यक्रम नहीं किया। गरीब लोग, जो असहाय लोग होते हैं, मराठी में बोलते हैं तड़तड़ाहट लगे। मैं कह रहा हूं बद्दुआ लगेगी तुम्हें। हम तो आपको महापुरुष मान रहे थे, आपके लिए हम केसेस झेल रहे थे। नांदेड़ का केसेस का पैसा नहीं दिया,
रायगढ़ के केस का बता दिया, राइटिंग आपकी भद्दी है, उस महिला का आपने क्या किया, मैं मुंह खोलूं उसको, उस महिला ने केस डाला है आपके लेटर राइटिंग के ऊपर। मेरा मुंह मत खुलने दीजिए। मैं सभी साथियों को नम्र निवेदन कर रहा हूं, राष्ट्रीय अधिवेशन कीजिए, मगर मुझे बदनाम मत कीजिए। माननीय वामन मेश्राम कोई जन आंदोलन चलाने वाले नहीं है, कोई व्यवस्था परिवर्तन करने वाले नहीं है। उनको अपनी लुगाई को बचाना है और उनकी गलतियों को छुपाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, ढेर सारी बहुत सारी बातें हैं, मैं आज भी उनको निवेदन कर रहा हूं, 1% बातें हमने खोली है। धमकी मत दीजिए, गालियां मत दीजिए, अश्लील भाषाओं का शब्द प्रयोग मत कीजिए। हमने आपके लिए अश्लील भाषा का शब्द प्रयोग नहीं किया, हमने गालियां नहीं दी, हमने हमारे जीवन को कुर्बान किया आपके लिए। जो बेटे को बच्चे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, गलत है, शर्मनाक है। किसके लिए कर रहे हो ये? बेटी कहते हो और बेटी का ही चरित्र हनन करते हो। उसने अभी नहीं बताया 10 साल में क्या शोषण किया गया। क्या शोषण किया गया मैं सुन रहा हूं तो मुझे शर्म लग रही है कि मैं इस आदमी के साथ 22 वर्ष क्यों बिताया जो किसी महिला का, लड़की का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा मुंह मत खोलिए। मैं विलन नहीं हूं, मैं फुले शाहू अंबेडकर की मूवमेंट को अब मैदान में उतर रहा हूं, बचाने के लिए उतर रहा हूं। मैं तो चुपचाप रहने वाला था। आपके द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा मेरा घर परिवार उद्ध्वस्त कर दिया, उसको बचाने में लगा था, उसको समेटने में लगा था। मगर अब मुझे यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है, कई फुल टाइमर्स है, कई लोग हैं जो चले गए, वो निशा मेश्राम मैडम के कारण चले गए। 2022 में जो टूट फूट हुई वो निशा मेश्राम मैडम के कारण हुई। 2019 में मुझे संगठन से निकाल दिया गया था। मेरा आग्रह केवल इतना था मेश्राम जी से कि अयोध्या के केस मैटर में हमें एंट्री करनी चाहिए। उन्होंने कहा करो, डाटा निकालो, मुस्लिम वकील को मिलो, रिपोर्ट्स इकट्ठा करो। सब मैंने इकट्ठा किया। एडवोकेट मोनिस फरात औरंगाबाद के हैं, वो हाईकोर्ट के वकील है, ड्राफ्ट करने के लिए पास में बैठा, क्योंकि वो कहे कि जल्दी करना है। तो आर्कोलॉजी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आपके पास डाटा है, रिपोर्ट में कहां पढ़ता बैठूं, आप एविडेंस दो, हम उसको जोड़ते हैं और मैं कानून की भाषा में इसका ड्राफ्ट करता हूं। माननीय पीबी सावंत साहब, पूर्व जज, इनको उसका ड्राफ्ट दिखाया गया, वो मुझ पर गुस्सा किए, कितने दिन तक तुम क्यों चुप बैठे थे। ये केस आप लोग जीतने वाले हो, बामसे वाले जीतने वाले हैं, और हिंदू मुस्लिम की लहर आप हमेशा के लिए खत्म करने वाले हो। खरात आपको कोर्ट में जाना चाहिए। मुझे उस समय जलील करके निकाल दिया गया। बहुत दर्दनाक कहानी है। मोहम्मद मेश्राम बुद्धिज्म के खिलाफ है। मोहम्मद मेश्राम को बुद्धिज्म के प्रति एलर्जी है। इसके लेटर है मेरे, उनके करस्पॉन्डेंट। मुझे घर पर बिठाया गया, माननीय डीआर ओल ने विनती करके मुझे दोबारा संगठन में लिया। मैं 2019 से लेकर अभी तक चुपचाप काम किया। 6 महीने पहले मैंने 2 रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को कन्विंस किया कि ये सीजेआई जो है आरएसएस का काम कर रहा है। आप भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहते हो, हम तो खुले मंच पर बोल रहे हैं, मगर 2.5 एकड़ का फैसला सीजेआई और बाकी जजेस ने दिया। अब वो जगह 109 एकड़ हो गई है और वहां पर बुद्ध के 4 स्तूप है और एक स्तूप में बुद्ध की अस्थि कलश है।
तो मेरी संवेदना ऐसी कह रही है कि राम मंदिर का दायरा 109 एकड़ नहीं हो सकता। क्या ऐसी केस दोबारा हम डाल सकते हैं? दोनों जजेस ने मेरा आधा घंटा सुना और कहा कि यह देश हित के लिए जरूरी है। फिर मैंने कहा हम बड़े वकील को लगा सकते हैं। मेश्राम जी ने मुझे कहा है, कभी नहीं लगाए। मगर मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बड़े बड़े वकील पैसों के सहारे आएंगे, मैं आप दोनों को काला कोट पहनकर वकील के तौर पर हमारी तरफ से आप क्या सुप्रीम कोर्ट में खड़े रह सकते हैं? दोनों जज ने मुझे हाँ कहा। वो दोनों जज ओबीसी थे, एक महाराष्ट्र के जज थे रिटायर्ड हाई कोर्ट के और एक उत्तर प्रदेश के जज थे। मैंने खुशी से उनको मेश्राम जी को बात कही। मेश्राम जी ने कहा अच्छा मुझे लिख के भेजो सचिवालय, बाद में सोचते हैं, जरूर अमल करेंगे। अब जो सावंत साहब के समय में 2019 में हमने जो ड्राफ्ट किया था, बस उसको रीमॉडरेट करना था, उसके लिए तक मुझे समय नहीं दिया जा रहा था, वकील को मिलने नहीं दिया जा रहा था और आखिर तक वो दोनों जज 1 रुपया न लेते हुए अयोध्या का केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार थे। अभी तक फैसला नहीं हुआ। मैं इस मौके पर देश के तमाम साथियों को ये जो मैंने गंभीर आरोप मेश्राम जी के ऊपर लगाया, उनको बुद्धिस्ट लोगों का पैसा तो चाहिए मगर बुद्धिस्ट विरासत नहीं बचानी है। कई केसेस से मेरा उनसे व्यक्तिगत झगड़ा अब शुरू हुआ है क्योंकि उन्होंने मेरा व्यक्तिगत लाइफ भी बर्बाद किया, माया का भी किया, वैशाली का भी किया और घूम रहे हैं, निर्मल है, स्वच्छ है। नहीं, उनके ऊपर ढेर सारे दाग है। कभी उन्होंने हमें उकसाया तो उन सारे सबूत के साथ हम दोबारा आएंगे। हम उनका मुंह नहीं देखना चाहते। उनका हमसे कोई नाता नहीं है, वो भी हमारे से कोई नाता ना रखे। 22 साल मैंने समाज के लिए इन्वेस्ट किया। मैं आज इस लाइव प्रोग्राम से मैं बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा कर रहा हूं और उसका बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम करके हम मैदान में उतरेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करेंगे। मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूं। आपने उनको गद्दार घोषित कर दिया क्योंकि आपकी डिक्शनरी में सही को गद्दार है, आपकी डिक्शनरी गलत है। मैं उन लोगों के साथ मिला नहीं हूं। आपका वहम है, डर है, आपका कर्म है, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। मैं बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो ड्रीम है बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बौद्धमय करूंगा, शासक जमात बनाऊंगा, देश भर में मैं घूमूंगा और उस बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सनातन धम्म। बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम बना चुके हैं। उसकी मैं घोषणा करता हूं। उसकी सेंट्रल बॉडी की जल्दी घोषणा की जाएगी, बाज़ाब्ता उसका प्रोग्राम किया जाएगा और देश भर में 150 करोड़ लोगों में अकेले वामन मेश्राम ही नहीं है। हमें तो नजर दिया गया, इसको दुश्मन मानो, उसको दुश्मन मानो। खाबड़े साहब ने जो कहा वही सही है। खाबड़े साहब ने उपदेश में कहा था हम पदाधिकारियों का चयन करते, नेता का नहीं। पदाधिकारी को भ्रम नहीं होना चाहिए, वो नेता है। समाज नेता का चयन करता है। कार्यकर्ताओं का किरदार, कार्यकर्ताओं का चरित्र ही संगठन का चरित्र होता है। नेता के चरित्र को क्या करोगे? जो फंसा रहा है, ये काम तो कोई नाना फडणवीस कर सकता है, जिन्होंने ये हम तीनों लोगों के साथ किया, कई सारे लोगों के साथ किया है। मगर इतना घिनौना व्यवहार, सुसाइड करने तक वो जा रही है, सुसाइड करने तक मैं जा रहा हूं, सुसाइड करने तक मेरी मिसेज जा रही, वैशाली जो पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर का, फुले शाहू अंबेडकर का, बुद्ध सम्राट अशोक का मिशन हम चलाएंगे। इसके लिए जी जान देंगे। आंखें खुल गई, ठोकर लगने से आंखें खुल गई है। कई सारे लोग बाहर हैं, उनका किसी ने दर्द नहीं सुना। गद्दार कह दिया,
वो कहेंगे आरएसएस के साथ जुड़ गया है, बीजेपी के साथ जुड़ गया है, ब्राह्मणों के साथ जुड़ गया है, चरित्र खराब है, पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ये आरोप लगा देंगे। बची कुची जिंदगी वही आरोप का जवाब देते रहेंगे। वो क्या करेंगे फिर? मेरा चरित्र शुद्ध है, माया का चरित्र शुद्ध है, हमें फंसाया गया, मैं मेरी जिम्मेदारी को झटका नहीं रहा हूं। वो मेरी पत्नी है, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। उसके ऊपर, मेरे ऊपर उंगली उठाने का किसको अधिकार नहीं। साथियों, आपका मैंने समय लिया, आपने सुना, क्योंकि मुझे ढेर सारे फोन आ रहे हैं और जो चुभने वाली बातें हैं मुझे उसका जवाब देना उचित समझा। आशा है वामन मेश्राम जी हमें उकसाएंगे नहीं और बाकी जो इतिहास है वो बाहर निकालेंगे नहीं। जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।